नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और सबका हिसाब होगा लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। क्या कांग्रेस अब ऑल इंडिया से ऑल मुस्लिम कांग्रेस की ओर बढ़ रही है? यह सवाल हम नहीं बल्कि कांग्रेस के पुराने साथी और एआईयूडीएफ प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल उठा रहे हैं। अजमल का हालिया बयान कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन गई है, राजनीति के गलियारों में एक बड़ा भूचाल लेकर आया। बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति को समझना होगा और रणनीति को देखना भी होगा। आरोप क्या लग रहा है? आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस ने टिकटों के बंटवारे में मुस्लिम उम्मीदवारों पर तो प्यार लुटाया, दिल खोलकर टिकट जो है वो दिए गए, लेकिन सनातनी चेहरों और हिंदू वोटर्स की अपेक्षाओं को पूरी तरह किनारे कर दिया गया। यानी कांग्रेस मतलब मुस्लिम लीग। कैसे, ये अब आपको समझाते हैं। इसके लिए कुछ आंकड़े आपके सामने लेकर हम आते हैं और उन आंकड़ों पर नजर डालिए कि अब कहानी क्या निकलकर सामने आ रही है। क्यों हम कह रहे हैं कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम लीग हो चुकी? क्योंकि अब ये जो आंकड़े वो देखिए, असम की अगर बात करें, जो कांग्रेस विधायक हैं जो मुस्लिम हैं वो 19 में से 8। यह असम का आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल, जहां अभी अभी चुनाव संपन्न हुआ, रिजल्ट निकलकर सामने आए, उसमें 2 में से 2 विधायक कांग्रेस जो मुस्लिम विधायक हैं वो पश्चिम बंगाल में 2 विधायक देखने को। तमिलनाडु में भी कुछ इसी तरह आंकड़ा रहा, कांग्रेस विधायक जो मुस्लिम रहे वो 2 में से 1। और केरलम की बात करें, जहां पूरी तरह से कहानी बदली है, वहां कांग्रेस विधायक मुस्लिम जो है वो 35 में से 30 नजर आ रहे हैं। यानी कांग्रेस का मुस्लिमों पर प्यार लुटाने का नतीजा भी समझना जरूरी होगा। प्यार तो बहुत दिखा, दिल धड़का, धड़कनें तेज हुई, लेकिन किसके लिए यह समझना होगा। कांग्रेस का प्रदर्शन रसातल में जाता दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप आगे कहानी समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और बहुसंख्यक आबादी पार्टी से पूरी तरह छिटकती नजर आ रही है। इतिहास पर नजर डालिए। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस को आईना खुद उसके अपनों ने ही दिखाया था। कहा था कि भाई साहब, जो हार हो रही है उसका और उसके कारण का पता लगाएंगे तो उसमें कहानी कुछ और है। 2014 की करारी हार के बाद बनी एके एंटनी रिपोर्ट ने साफ कहा था कि पार्टी की छवि हिंदू विरोधी बनती जा रही है। यह उस रिपोर्ट में था और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह कहानी इसी रिपोर्ट के बाद से निकलकर सामने आई। तुष्टीकरण की नीति उसे ले डूबेगी, यह उस रिपोर्ट में था, लेकिन अफसोस, सुधार की जगह उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कोई मतलब नहीं। अरे रिपोर्ट कार्ड आदमी देखता है, आकलन करता, फिर आगे बढ़ता है। इसका खामियाजा क्या हुआ दर्शकों, वो समझिए। इसका खामियाजा आज पार्टी साल दर साल भुगत रही है, क्योंकि 2014 में कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट ने पूरी कहानी, पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी थी। 2014 में कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट या एके एंटनी रिपोर्ट क्या है वो आपको बता रहे हैं, समझिए। 14 में कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट क्या थी? वो कांग्रेस की छवि को झलकाती है कि वो मुस्लिम झुकाव वाली बन चुकी है। ये उस रिपोर्ट में मुस्लिम तुष्टीकरण नीति पूरी तरह से प्रतिकूल साबित हुई है। कांग्रेस की सेकुलर छवि मुस्लिम हितैषी में बदल गई। कैसे होगा? सबको साथ लेकर चलने वाली बात है ना। कांग्रेस की सेकुलर छवि मुस्लिम हितैषी में बदल गई,
ये इस रिपोर्ट में साफ साफ जिक्र था, लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं। आलोचकों का मानना है कि जिसे कांग्रेस अपनी विचारधारा कहती है, वो दरअसल सत्ता पाने के लिए किया गया तुष्टीकरण मात्र है। आज दर्शकों, हालत यह है कि कांग्रेस के पास से हिंदू वोट बैंक पूरी तरह खिसक चुका है। एक तरफ वोट बैंक की राजनीति किसी राष्ट्रीय पार्टी के खत्म होने की दस्तक है, तो क्या कांग्रेस अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है? क्योंकि कांग्रेस का हिंदू वोट खिसका है। आंकड़े कहते हैं, एंटनी साहब की रिपोर्ट कहती है। यहां समझना जरूरी है कि आखिर कांग्रेस का हिंदू वोट खिसका कैसे। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, 2004 से ये मैं पूरे आंकड़े एक एक करके रख रहा हूं, बहुत ध्यान से गौर से सुनिएगा। 2004 की अगर हम बात करें तो 25 से 30% वोट खिसक गया, ये था उस दौरान। फिर 2009, फिर उसके बाद 2014, 2019, खिसकते खिसकते 19 की अगर हम बात करें 14 से 17% आ गए, और 24 में तो भाई साहब 16 से 20% तक चले गए। सवाल बड़ा है, क्या कांग्रेस वक्त रहते संभलेगी, अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगी, आंख खोलेगी और समझेगी कि उसके साथ हो क्या रहा है, या फिर जो मुस्लिम लीग होने का यह टैग मिला है और यह टैग पार्टी के वजूद को हमेशा के लिए मिटा देगा? यह भी समझना जरूरी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास पैनल जो है वो जुड़ेगा, सबसे परिचय आपको कराएंगे, लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का इस्लामीकरण, विचारधारा या तुष्टीकरण? पुराने साथी ने उठाए सवाल, हाथ में माया जाल। दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है, दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है, उनके सामने कुआं है। कांग्रेस ने मीडिया को शेष करने के लिए कुआं खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को गिर गया और कांग्रेस खत्म हो गया। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया, इसका हमको दुख है। चुनाव में कांग्रेस का इस्लामिक रथ बना हार का पथ। चुनाव में कांग्रेस का बंटा धार, वजह सनातन से जुदा राह। भाईजान मेहरबान, तभी बची कांग्रेस की जान। तो आज का बड़ा सवाल है कि क्या मौलाना बदरुद्दीन का दावा सही है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई? और इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबका परिचय आपसे फटाफट करा देते हैं। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी के स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है हाजी साहब आपका भी। पंडित अजय गौतम, हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष AIAK, जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है रशीदी जी आपका भी। और हमारे साथ वकील अविनाश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, और संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं ये सवाल लेना चाहूंगा चंद्रमोहन शर्मा जी से। ये बड़ा आरोप लगा है सर, कैसे डिफेंड करिएगा?
देखिए, डिफेंड तो आशीष जी हम कर ही रहे हैं और डिफेंड करने से पीछे भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की सोच देश के 145 करोड़ उन जनमानस के जो विभिन्न धर्म, विभिन्न वर्ण और विभिन्न जात में बटे हुए हैं, वो सोच कांग्रेस की उसको इकट्ठा लेकर देश में चलने की है। और वो सोच बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान की है, जो संविधान एक व्यक्ति को उसका अधिकार देता है और उस अधिकार की आवाज उठाने को कहता है, वो कांग्रेस अधिकार उठाती है। भले ही इसका कोई भी इल्जाम, गलत इल्जाम अगर हम पे लगाया जाता है तो उसके लिए हम डरते नहीं, अगर हम सत्ता में हैं या नहीं है, लेकिन हम देश के 145 करोड़ जनमानस का नेतृत्व 57 साल तक किया है। और उस 57 साल के जो ये 13 साल आए हैं, उसमें ध्रुवीकरण की जो राजनीति 80-20 की और अली कुरान और अली और हनुमान की हुई है, उसका खमियाजा आज देश के सामने आया, जिसके कारण कुछ लोग आज भी इस बात को कहते हैं। लेकिन प्रूफ है कि अगर सर, लेकिन आप लोगों पर आरोप क्या लग रहा है, ये भी तो समझिए। सेकुलर पार्टी लेकर आप चल रहे थे, सारी मेहनत, सब जद्दोजहद थी, लेकिन कब आप सेकुलर से मुस्लिम लीग की तरफ बढ़ गए ये पता ही नहीं चला। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि इस चीज का अंदाजा नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इल्जाम लगाने वाले वो भाषा है जो भाषा भारतीय जनता पार्टी की है। और अगर देश के नागरिक, अगर आज अभी आप लेटेस्ट ले लीजिए, अगर आप अभी केरलम वाला ले लीजिए, तो उसके अंदर अगर टिकटों का बंटवारा और हिंदू आए उसके अंदर, हमारे जिस सीटों के ऊपर, उसमें लगभग 41-42 हिंदू विधायक जीत के आए हैं, 30 से 41, 40 से 41 की ईसाई आए हैं, और उसके 31-32 के मुस्लिम और अदर्स मिलके आए हैं। तो एक पार्टी जो सब देश के सब लोगों को सम्मान देती है और उसको उसका अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा देती है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो कांग्रेस है। अगर देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात तो करते हैं, लेकिन उसी के नेता अगर एक वर्ग और एक धर्म की राजनीति करते हैं तो जवाब उनको देना है। और अगर कांग्रेस को कुछ लोग ये कहें कि खत्म हो रही है, तो वही कांग्रेस आज 100 के पार के आंकड़े पे खड़ी है। मतलब जो 2014 वाली रिपोर्ट थी, आप उसको कह रहे हैं, ठीक है चंद्रमोहन शर्मा सर, आप उसको ये कह रहे हैं 14 वाली रिपोर्ट जो इंटरनल रिपोर्ट थी उसको पूरी तरह से आप खारिज कर रहे हैं। अपनी जगह होंगी, रिपोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत सारी है, लेकिन क्या उस रिपोर्टों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने इंप्लीमेंट करा? रिपोर्ट तो ये भी कहते हैं कि महिला आरक्षण बिल जो था वो पास हो गया था। सर, इंटरनल रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं कि पार्टी किस तरफ बढ़ रही है, पार्टी का क्या हाल है। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, उदाहरण दे रहा हूं। तो क्या उस रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 33% का आरक्षण महिलाओं को दे रही है? तो रिपोर्ट पे मत जाइए। आज देश की आरक्षण मुद्दा और पार्टी के परफॉर्मेंस का मुद्दा, वो तो मुझे लगता है जमीन आसमान का अंतर है ना सर। रत्नाकर सिंह जी जी क्या कहेंगे इस पे? वो तो कह रहे हैं कि आप अपनी आप वो इंटरनल रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रिपोर्टें तो बहुत आई हैं, क्या बीजेपी ने उसको लेकर काम किया? आरक्षण की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आशीष जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी है अपनी पॉलिसीज के हिसाब से वो जनता में अपनी लोकप्रियता और अपनी साख जो है बनाती है, और उसी पॉलिसीज के हिसाब से वो जो है वोट हासिल करने का काम करती है। आज देख लीजिए, पूरे देश से कभी लेफ्ट का शासन हुआ करता था पश्चिम बंगाल में, कई सालों तक उन्होंने शासन किया, लेकिन आज पूरे देश में लेफ्ट पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और उसका कारण यही था कि उन्होंने विकास पसंद नहीं किया कभी भी, और वो ऑर्थोडॉक्स नीतियों के प्रति बहुत ही उनका लगाव और झुकाव हुआ करता था, जिसकी वजह से विकासवादी लोगों ने उनको पूरे देश से खत्म कर दिया। उसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी भी जो जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, पूरे देश से धीरे धीरे करके शहने ही सही, लेकिन समाप्ति करने का काम लोग जरूर करेंगे। देखिए, आज जिसने भी सनातन का विरोध किया है, हिंदू धर्म का विरोध किया है, चाहे वो रहे हैं आपकी बात पर शर्मा सर, चाहे वह तमिलनाडु में स्टालिन हो जो डेंगू मलेरिया हिंदू धर्म को बता रहे थे, चाहे ममता बनर्जी हो जो
वहां के हिंदुओं को, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को देखिए, दोयम दर्जे कमल का आ गया देने का अपने काम कर कीचड़ रहे वाली थे। जगह के ऊपर। चाहे बिहार के तेजस्वी कमल यादव उसी हो, कीचड़ पे आ गया, खिलेगा बिहार के वही जहां तेजस्वी यादव वो हो, देश के जो नागरिकों टोपी में पहन के जात और धर्म का कीचड़ इंशाअल्लाह फैलाएगा तो करते थे। कमल खिलेगा। चाहे कमल अपने विकास पे, अपनी नीति के ऊपर, कमल अपने कर्म पे नहीं खिल मैं सकता। अपनी बातों को कमल बोल खिलेगा लेता हूँ, वहीं फिर जहां आप वो बोल लीजिएगा। कीचड़ फैलाएगा आपको देश पूरा के समय नागरिकों मिल ठीक रहा है है। मैं इस शर्मा तरह जी, से शर्मा जी सर आपके पास चंद्रमोहन में जी, आप मैं हैं, इस तरह से डिबेट इंटरप्ट नहीं करता हुआ नहीं था। बहुत। ठीक है कंप्लीट करिए जल्दी से, बाकी गेस्ट के पास भी जाना है मुझे। हाँ। देखिए, जिन्होंने सनातन और हिंदू धर्म का विरोध किया है, वो सारे लोगों का सूर्य अस्त हो चुका है। तमिलनाडु का जो स्टालिन लोगों का बात कर लीजिए, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, बिहार में तेजस्वी यादव इंशाअल्लाह करते थे टोपी पहन के, उनकी बात कर लीजिए, और अगला नंबर आप जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की है, जो मस्जिद में अपने कार्यालयों को खोल चुके हैं, अब उनका नंबर है। तो ये सर्वविदित है, सर्व जग जाहिर है कि जिन्होंने बहुसंख्यकों का, इस देश की 80% आबादी का अपमान किया है, ठीक है, वो जो है मिट्टी में मिल गए हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण भी देना चाहता आता हूं सर, मैं ओपनिंग कमेंट्स लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगा, सबको समय देना है। हाजी नाजिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नाजिम साहब का रुख करता हूं। नाजिम साहब, मुसलमान अब कांग्रेस को अपना प्राकृतिक राजनीतिक पार्टी जो है वो मान चुकी है? हाँ आशीष भाई, देखिए अभी आपने चंद्रमोहन भाई से सवाल करा, लेकिन आपने रत्नाकर भाई से सवाल नहीं करा। ये बता दीजिए भाई, मुस्लिम वोट तो इन लोगों को चाहिए। बिहार के अंदर बीजेपी में कितने मुस्लिम कैंडिडेट लड़े थे? पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की तरफ से कितने मुस्लिम कैंडिडेट थे? और असम के अंदर भी, और दिल्ली के अंदर भी। मैं तो पूछना चाहता हूं, अब चंद्रमोहन भाई अगर कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की तरफ से अगर मुसलमानों को वहां पर टिकट दिया तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि दिखा दिया कि जीत के आए। और रही बात यहां पर, देखिए अगर हिंदू समाज का अगर कोई विधायक बनता है तो हमने कभी नहीं कहा, रत्नाकर भाई कभी नहीं कहा कि आप हिंदू की पार्टी हो। भाई ये देश संविधान से चलता है, सबके साथ ये एक बराबर की बात होती है। लेकिन अगर यहां पर अगर एक तुष्टिकरण की बात करी जाए का सबसे बड़ा जो है भाई आपको मैंने सुना तो आप भी सुन लीजिए बस। आप बड़े विद्वान व्यक्ति है, दिल से रेस्पेक्ट करता हूं, बहुत सारी जल्दी से। हाँ देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए पीस पार्टी हमेशा ये चाहती है कि देश के अंदर सबको बराबर का हक मिले। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बात आती है, यहां पर मुसलमानों की वोटें चाहिए, लेकिन मुसलमानों को सियासत में हकदारी नहीं देना चाहते ये लोग। आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम वोटों को तो आप बहुत कहेंगे कि हाँ जी सबका साथ सबका विकास में हमने ये करा, लेकिन मुसलमानों को आपने कितनी हिस्सेदारी, और यहां आपने 2024 के अंदर कैबिनेट के अंदर कितने मुस्लिम मंत्री हैं ये भी बता दीजिए। ठीक है, आऊंगा, इसका जवाब दीजिएगा रत्नाकर जी। मैं रशीदी जी का रुख करना चाह रहा हूं। रशीदी जी, मुस्लिम लीग कहना मुसलमानों का अपमान है, और क्या यह भी माना जाए कि मुस्लिम समाज सिर्फ कांग्रेस के भरोसे ही रह गई है? नहीं, मुस्लिम लीग कहना मुसलमानों का अपमान कहां से हो गया? मुसलमानों ने तो कभी मुस्लिम लीग को अपनाया ही नहीं। 1947 के बाद में मुस्लिम लीग एक पार्टी हुआ करती थी, और मुसलमानों ने जिस तरह से उसको नकारा है, वो एक सीट पर सिमट कर रह गई। ये मुसलमानों ने तो किया। आज असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए कि उसका नाम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है। तो मुसलमान उसकी तरफ 100% तो नहीं जा रहा है। आज भी कांग्रेस को वोट दे रहा है, समाजवादी को वोट दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दे रहा है। मुसलमान तो सब जगह वोट दे रहा है। अगर मुसलमान मुस्लिम लीग पर नाराज होता, पार्टी को वोट देता, फिर नाराज होता। हमने तो वोट दिया ही नहीं कभी उस नाम पर। लेकिन कांग्रेस की छवि मुस्लिम झुकाव वाली बन गई, इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? अरे नहीं, ये तो मीडिया का परसेप्शन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन मीडिया क्या का कह रहा है। रिपोर्ट आप सुनिए, जरा सुनिए, थोड़ा सा धैर्य से सुनिए। हाँ। बीच में टोका टाकी मत कीजिए, अच्छी बात नहीं है। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं, मुसलमान अब बंधुआ मजदूर या किसी का वोट बैंक नहीं है। मुसलमान ने पश्चिम बंगाल में ये साबित कर दिया है कि जो पार्टी मुसलमानों की बात नहीं करेगी, हम उसके अलावा दूसरी पार्टी को भी वोट कर सकते हैं। और जब आंकड़े निकल कर आएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी बंगाल में वोट मिला है, और 2024 में 13% वोट दिया मुसलमानों ने। अब 2027 में जो चुनाव है यूपी के अंदर और 2 राज्यों के अंदर, अब मुसलमान ये मन बना चुका है कि अगर ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां सीएम या डिप्टी सीएम की बात करेगी मुसलमानों को, तो इनको वोट दिया जाएगा, नहीं तो विकल्प है हमारे पास भारतीय जनता पार्टी।
फिर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। ठीक है सर, जब हमें एक चीज इन interrupt पार्टियों कर रहा ने हूं। कुछ नहीं दिया आज कहीं तक। कहीं जरूरत पड़ती है मुझे अपने जो सवाल है उनको समझने के लिए। सो कॉल्ड जो आपने सेकुलर पार्टियों का जिक्र है वो नाम रख कर बोलिए ताकि क्लियर रहे हमारे दर्शकों को भी। क्या नाम रखकर बोलिए? जो आप बोल रहे हैं ना कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, तो पार्टियों का नाम। पार्टियां बोल दिया ना मैंने, पार्टियां बोल दिया ना, हाँ मैंने पार्टियां बोल दी। इसमें समझ लेना चाहिए आपको। हाँ जो भी मुसलमानों के वोट पे जिंदा है आज, हाँ वो सारी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं हाँ जिन्होंने मुसलमानों को आज तक नहीं दिया। हाँ ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं मेरे भाई, हाँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 65 साल देश में कांग्रेस ने राज किया, 5 काम ऐसे गिनवा दीजिए जिसमें आप ये कह सकें कि मुसलमानों के लिए ये काम हुए हैं। 5 काम, सिर्फ 5 काम गिनवा दीजिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो दी आपने। आपने 65 साल मुसलमानों का वोट लेने के बाद ये कह दिया कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है और मुसलमानों को उसी हाल पे छोड़ दिया। आपने सच्चर कमेटी की सिफारिशात को लागू भी नहीं किया, उनके उत्थान के लिए, मुसलमानों के ठीक है, उत्थान के लिए, जवाब ले लेता मुसलमानों को हूं। आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है सर, जवाब ले लेता हूं, फिर अविनाश आज सिंह का रुख भारतीय, करूंगा। सुनिए सुनिए, मैं बात पूरी कर लूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी हाल में सही, आज हमारे बच्चे यूपीएससी में क्वालिफाई कर रहे हैं। 53 बच्चे इस साल क्वालिफाई किए हैं, 70 बच्चे पिछले साल क्वालिफाई किए थे। कांग्रेस के जमाने में इक्का तुक्का कहीं से नाम आता था पूरे हिंदुस्तान में कि फला जगह से एक बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया ठीक है सर, चंद्रमोहन अब शर्मा बल्क साहब। में लोग आ रहे हैं। तो क्या दिया कांग्रेस ने हमें? में कि अगर आपने एक पार्टी की सोच से एक प्रवक्ता से पूछा कि 5 काम मुसलमानों के लिए बता दीजिए, तो मैं ये कहूंगा कि मेरे काम और मेरी पार्टी के नेताओं और मेरे देश के प्रधानमंत्रियों का काम किसी एक पार्टी, किसी एक धर्म का नहीं था, देश के लिए था। मेरी वो पार्टी नहीं है जिसके प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहे कि हमने धारा 370 हटा दी, हमने बाबरी मस्जिद गिरा दी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों लेकर आए आप? मेरी उनकी पार्टी का, सिफारिशात को मेरा लागू क्यों प्रवक्ता, नहीं किया मेरा आपने? नेता राहुल गांधी देश सच्चर कमेटी की सिफारिशात को लागू क्यों नहीं किया? आवाज उठाता है। जब मनमोहन मेरा सिंह ये नेता कहते राहुल हैं कि गांधी संसाधनों संविधान पर की बात कानून करता है, को उस उसका संविधान अधिकार की है, जो तो बाबा उनको साहब, अधिकार सुन दिया क्यों नहीं लीजिए आपने? सुन लीजिए, आपने पेशेंट पूछा, सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। आपके 5 काम को दे रहा हूं, सुने तो सर। मेरा नेता राहुल गांधी, मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से 145 करोड़ जनमानस को कोई धर्म, कोई मजहब में नहीं बांटती। वो देश के नागरिक को सम्मान देती है। उसी का उदाहरण मैंने आपको दिया कि अगर हमारे विधायक जीत के आए तो उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, उसमें ईसाई भी है और उसमें मुसलमान भी है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अपनी छाती ठोक के बता सकता है? आप उनसे पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। अगर हमारे को आप प्रश्न पूछते और हम आपका जवाब देते हैं, अगर हम सत्ता में भी नहीं है, तभी मैं अपने नेता का हौसले से खुश हूं कि वो फिर भी अपनी बात सर 10 करते हुए। सेकंड जल्दी से रशीदी साहब, जल्दी से दीजिए, फिर अजय गौतम जी का रुख करूंगा मैं। चंद्रमोहन जी, आपको याद होगा मौलाना असरारुल हक कासमी साहब एक आपके एमपी हुआ करते थे। मेरे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। कई बार उनसे बात होती थी कि आप पार्लियामेंट में मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बोलते। तो उनका कहना यह होता था कि पार्टी हमें अपनी लाइन देती है, उस लाइन से हटकर हमें बोलने की इजाजत नहीं है। क्या फायदा है ऐसे एमपी का, क्या फायदा है ऐसे एमएलए का जो सदन के अंदर मुसलमानों की बात ना रख सके? अरे आपने 18 एमपी तो बना दिए, 18 एमएलए तो बना दिए, तो अपनी बात नहीं रख पा रहे, तो क्या फायदा उनका? उनका फायदा क्या है मेरे भाई? ये सोच रखे मेरी वो अपने समाज की बात ना कर सके, विरोध करते हैं। हम देश के 145 नहीं अपने समाज की जो बात ना कर सके, क्या फायदा उन एमपी एमएलए का? मजहब, धर्म और राजनीति को बिखेरने की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती साजिद भाई। हमने देश के अंदर उस इंकलाब को जब पैदा करके देश से इंकलाब पैदा करवाया। सुनो मेरे भाई, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम, मैं ये कह रहा हूँ आजादी के बाद से लेकर अब तक। ठीक है, अविनाश सिंह हमारे साथ, जो अविनाश सिंह जी जुड़े हैं, जरा उनको लाइए। सर, ये कांग्रेस पर ही आरोप लग रहा है, जैसा कि रशीदी साहब ने कहा कि भाई साहब जब वोट चाहिए था, 65 साल जो जिक्र किया, वोट लिया, लेकिन कोई आदमी नहीं था कि मुस्लिमों की बात कर सके। तो ऐसे आदमी की जरूरत नहीं, ऐसी पार्टी की जरूरत नहीं है। अब मुझे आप बताइए कि मुस्लिम केंद्रित राजनीति क्या कांग्रेस की मजबूरी है? आशीष जी को नमस्कार, सारे पैनलिस्ट को जय जय श्री राम। देखिए आशीष जी, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि कांग्रेस ही अब आज की मुस्लिम लीग पार्टी है। आजादी के बाद, आजादी के पहले जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, उसका एक प्रेसिडेंट हुआ करता था, तब मद्रास प्रेसिडेंसी था, उसका नाम था मोहम्मद इस्माइल। पार्टीशन के बाद वही व्यक्ति मोहम्मद इस्माइल
जो मद्रास प्रेसिडेंसी का जिन्ना वाली मुस्लिम लीग का जो प्रेसिडेंट था, वही आज का IUML है, जिसके साथ कांग्रेस केरला का इलेक्शन जीती है। नंबर 1। नंबर 2, हम 2 मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा जानते हैं जो खुले मन से उन्होंने कहा कांग्रेस का मतलब मुस्लिम, मुस्लिम का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। यह स्वयं राहुल गांधी ने जालीदार टोपी पहन के बोला था, और उनके तेलंगाना के CM ने भी यही बोला था जब वो बाई इलेक्शन में गए थे, कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस। ये दूसरा बात। तीसरा, आसाम का जो फिगर दिखा रहे हैं, थोड़ा सही कर लीजिए, शायद एरर हो गया है। सर, मैंने बोल दिया। 18 ये इनकी निष्ठा है। और जहां तक भाजपा का सवाल कर रहे थे, देखिए भाजपा को मुसलमान से कोई बैर नहीं है, भाजपा टिकट भी देती है, भाजपा से मुसलमान हारते भी है, और बगैर मुसलमान को टिकट दिए, बगैर मुसलमान को जिताए, आज भी यूपी के असेंबली में ऑनरेबल अंसारी साहब मंत्री हैं, और कई ऐसे मुसलमान हैं जो वार्ड काउंसिल पे इलेक्शन जीते हैं और वो भाजपा के मेंबर हैं। नंबर 3, हमें भाजपा को मुसलमान से दिक्कत नहीं है, पर उस मुसलमान से दिक्कत है जो सर तन से जुदा का नारा लेकर के 1.5 लाख इकट्ठा हो जाते हैं। उस मुसलमान से दिक्कत है जो गजवाए हिंद की सोच रखते हैं और परस्पर फॉर्म से इसका आह्वान करते हैं। उस मुसलमान से दिक्कत है, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट का मैच जीते या फिलिस्तीन या गाजा में मुसलमान अपना कुछ नृत्य करे। आप चुप रहिए, गजवा हिंद से बड़ी मोहब्बत है। आप बीच में अरे भाई बोलिएगा तो सुन लीजिए, आपने गजवा हिंद की बात करी है, आपको गजवा हिंद से मोहब्बत है। हम लोगों को अम्बेडकर हिंद से मोहब्बत है, हम अम्बेडकर हिंद से मोहब्बत करते हैं। और रही बात, सुन लीजिए, अभी आपने उत्तर प्रदेश के एक दानिश मंत्री जी थे, उनका जिक्र करा, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़ के अंदर मुबारकपुर है भाई, वहां बुनकर समाज से पूछिए क्या हालत है उनकी, किस तरीके से वहां पे स्मार्ट मीटर को लेकर वहां पे बातें चल रही है। अरे भाई, बुनकर समाज उत्तर प्रदेश का है, उनके बारे में तो इनके यूपी के इनके MP हम मुसलमान नहीं, हम मुसलमान है। इनके ये मुसलमान नहीं, हम मुसलमान है। जब मुसलमान अपने को हिंदू नहीं मानता है, आप लोग जिन्ना की बातें करते हैं, हम लोग गांधी जी से मोहब्बत करते हैं, हम गांधी जी की बात करते हैं, गांधी जी की विचारधारा की बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके का तर्क ये अजय गौतम जी, पंडित अजय गौतम जी, ठीक है, नाजिम साहब रुक जाइए। क्या कांग्रेस की राजनीति सनातन विरोधी हो चुकी है, पंडित अजय गौतम साहब? नहीं, ये देखिए, इसमें कोई डिबेट, ये कोई डिबेटल इशू है ही नहीं। टू द फर्स्ट डे आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये तो हैंस प्रूव्ड है कि कांग्रेस जो है वो प्रो मुस्लिम रही है और अगेंस्ट हिंदू रही है। वो तो आप कह लीजिए 15 साल देश का जो पहले मुख्य जो शिक्षा मंत्री था, उसने क्या पढ़ाया हमें? उसने पढ़ाया अकबर महान था, और जो महाराणा प्रताप थे वो भगोड़े थे, वो गद्दार थे। जो ऐसी परिपाटी लेके जिसने शुरू से ही एक जहर घोला हो और एक पूरा फ्री हैंड दिया हो, आप पूरी हिस्ट्री बदल दीजिए। सनातन धर्म के जितने भी हमारे योद्धा थे, हमारे जितने भी रिलीजियस हमारे वो थे, उन सबको करने के लिए आज क्या हो रहा है? आज अगर राम मंदिर देश के अंदर भगवान राम जैसे आराध्य का फैसला करने के लिए हमें सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़े, जहाँ काशी विश्वनाथ के लिए कॉरिडोर के लिए हमें सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़े, जहाँ मथुरा जन्मभूमि का केस हमें लड़ने के लिए करना पड़े, किसकी देन है? आज या हारी भाई आपके बीच में बोला नहीं है, ये तरीका नहीं है भाई। देखो, आपकी बारी में बोल लेना ना भाई, आपकी बारी में बोल लेना ना, मैं नहीं बोला किसी के बीच में। मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा, आप रिबेटल करिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे शाह बानो के फैसले से लेके कोई भी आप एक्ट एंड एक्शन उठा के देख लीजिए कांग्रेस का, वो खुलेआम कह लीजिए कि हमेशा हिंदू और सनातन विरोधी और प्रो मुस्लिम रहा है। और जब तक ये इंदिरा गांधी के टाइम तक तो कंट्रोल सिचुएशन थी, राजीव गांधी के टाइम के बाद तो ये सिचुएशन अनकंट्रोल्ड हो गई। वो तो जितना इन लोगों ने मुस्लिम प्रेम दिखाया है या जितना इन लोगों ने मुस्लिम्स के लिए मतलब आप ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति ने किसी ना किसी तरह से इसका इस्तेमाल किया गया और अब कहानी जो है पलटती हुई नजर आ रही है, आप ये कह रहे हैं? बात देखिए, सीधी ये है कि आज जो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है, अब ये देखिए क्या रशीदी जी कह दें जी मुसलमान जो है भाजपा को वोट देता है, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ मुसलमान भाजपा को बिल्कुल वोट नहीं देता। ठीक है, 100% नहीं देता, जवाब 100% नहीं देता।
मैं बिल्कुल पूरे दावे के साथ मैं कहता हूँ कोई भी आदमी आ जाए। आशीष जी, हमने आशीष जी, मस्जिदों दो की तीन वो बातें तकरीरें जो भी निकल सुनी। कर आई हैं, अभी मैं उनके ऊपर नहीं, चर्चा रशीदी करना जी चाहता जो कह रहे थे, हाँ दीजिएगा सर जवाब बिल्कुल, रशीदी जी ने बिल्कुल, साफ कहा है रशीदी जी की- कि बाकी रशीदी पार्टी जी को की ध्यान ही में रखते हुए बातों कि पे पहले हमारी आता बातों को रखने का हमारी बातों को जिनको रखना चाहिए वो नहीं रख रहे, तो हम बीजेपी के पास जाएंगे। मतलब जिन पर भरोसा किया उन्होंने जब भरोसा तोड़ दिया उसके बाद आपकी पार्टी का सहारा लिया जाएगा। बिल्कुल, मैं पहले रशीदी जी की ही बातों पे चर्चा करना चाहूंगा। जी। देखिए, कांग्रेस हमेशा से ये हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम करती है कि हम कितने प्रतिनिधियों को जो है टिकट देते हैं। और रशीदी जी ने बहुत ही सही चीजों में कहा कि आप जब सांसद और विधायक बन जाते हैं तो उस समाज की बातों को कितनी प्रखरता के साथ संसद में या विधानसभा में आप उठाते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम टिकट किसी को दें या ना दें उस समाज से, महत्वपूर्ण ये है कि हम उनके हित के लिए कितना काम करते हैं। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास में की बात करती है, और भले वो टिकट दे या ना दे, लेकिन सबसे ज्यादा योजनाओं का, केंद्रीय योजनाएं हैं चाहे राज्य की योजनाएं हैं, उसका फायदा जो है वो मुस्लिम समाज को मिला है। ये बैठ के यहाँ पे रशीदी जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे। हम देखिए, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम मुस्लिम प्रो अपीसमेंट की राजनीति नहीं करते। और वहीं पे अगर कांग्रेस का अगर हाल आप देख लेंगे तो कांग्रेस क्या करती है। आज मैं कुछ आंकड़े आपके सामने बता देना चाहता हूं। असम का ही अभी जो 2-3 दिन पहले जो रिजल्ट आया है उसी का आंकड़ा ले लीजिए। असम में कांग्रेस ने जो लोगों को, जिस उम्मीदवारों को टिकट दिया था, उसमें 19 उम्मीदवार जो है वो जीत के आए, और जिसमें 18 उम्मीदवार जो है वो मुसलमान समाज से है। इसका मतलब ये है कि अगर ये मुसलमानों को टिकट ना दे तो इनको जो हमारा बहुसंख्यक समाज है, जिनको विवेकानंद जी कहते हैं कि हम हिंदू हैं और भारत की आत्मा हिंदू है, अगर इस बहुसंख्यक समाज को दरकिनार करने का काम अगर कांग्रेस पार्टी करती है, रशीदी जी कुछ कह रहे हैं, फिर नाज़िम साहब आपके पास आए। ठीक है रत्नाकर जी, देश में रशीदी जी बोलिए। दलों की तरह होगा। देखिए, एक चीज को समझना पड़ेगा हमें जी, एक चीज को समझना पड़ेगा। MP MLA बना देना ये हमारे मसलों का हल नहीं है। मुस्लिम समाज के उत्थान की बात करना, मुस्लिम समाज नहीं, रत्नाकर जी तो कह रहे हैं कि जो देश का मुसलमान है उसके लिए बीजेपी काम कर रही, सबसे ज्यादा मुसलमानों को फायदा मिल रहा है। अरे मुझे बोलने तो दो मेरे भाई। अरे सर, मैं आपके हिसाब से अगर डिबेट कराने लगा तो मैं चला जाता हूं, आप करा लीजिए। मैंने तो यही बोला कि वो ऐसा बोल रहे हैं। मैं चुप हो जाता हूं, आप डिबेट कर लीजिए, उसमें नहीं, तो मैंने वही कहा कि उन्होंने ये चीज कही है कि जो मुस्लिम समाज है उनके लिए बीजेपी काम कर रही है और सबसे ज्यादा फायदा मिला। इसमें क्या गलत कह दिया मैंने? कि भाई आपके हिसाब से डिबेट करूंगा तो हो गया काम। नहीं सर, आप मेरे हिसाब से मत करिए, आप मेरे हिसाब से मत करिए, लेकिन जो बात है, जो फैक्ट है, वो तो रखूंगा ना मैं। बोलिए, कंप्लीट करिए। यही तो दिक्कत है। सवाल ये है सबसे बड़ा, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से ये बात कहना चाहता हूं, अब मुसलमान ने मन बना लिया है कि जो हमारे हितों की बात करेगा, हम सिर्फ इस बात पर वोट नहीं करेंगे कि मुसलमान के हितैषी हो आप। हितैषी होना अलग चीज है और मुसलमान के लिए काम करना अलग चीज है। ये दोनों बातें अलग अलग है। हमेशा से ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हमारी हितैषी तो रही, लेकिन आस्तीन का सांप बनकर इन्होंने हमें पढ़ने नहीं दिया, एजुकेशन की तरफ जाने नहीं दिया। अगर मुसलमान लड़का कोई मर्डर करके आ गया तो कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने उसको जेल नहीं जाने दिया, छुड़वा दिया। उसका हौसला इतना बढ़ गया कि उसने 1 के बजाय 2 किए, 2 के बजाय 4 किए, और वो मर्डरिस्ट बन गया, वो कातिल बन गया। आज तक भी मुसलमान बच्चे जेलों के अंदर हैं, जो 36-36 साल के बाद, 25-25 साल के बाद, 20-20 साल के बाद बाइज्जत बरी हो रहे हैं। आज भी मुसलमान बच्चे जेल में हैं। इन्होंने ये किया, हमारी आस्तीन में बैठकर हमें ही ठगा है। इसलिए अब मुसलमान मन बना चुका है कि हमें या तो सीएम बनाओ, आशीष जी मुझे दे दीजिए, कम से कम डिप्टी सीएम बनाओ, ठीक है, तब हम समाजवादी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी को वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, शर्मा साहब जवाब। देखिए आशीष जी, आपकी पूरी डिबेट के अंदर इतना बड़ा विरोधाभास है और आपकी डिबेट का आज टाइटल पिट गया। वो कैसे पिट गया? एक तो बात यह है कि थोड़ी देर पहले जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक आपके पास बैठे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाजपा को एक भी बंदा वोट नहीं देता, भाजपा को मुसलमान एक भी व्यक्ति वोट नहीं देता है। मैंने नहीं मेरे मित्र आशीष जी बैठे हैं, आप सुन लीजिए,
अरे सुन लीजिए अभी सुन कम लीजिए। से कम व्यक्ति का चॉइस तो सही कीजिए। भाजपा को एक भी मुसलमान वोट नहीं देता, ये अभी बोला गया। उसके बाद अविनाश जी बोलते हैं कि मुसलमान व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री है, और मेरे साजिद भाई कहते हैं कि मुसलमानों को मैंने कहा मंत्री अंसारी। नहीं, मुख्यमंत्री वाली बात नहीं कही शर्मा जी। कौन से डिबेट में बैठे हैं आप? कौन से डिबेट में बैठे हैं चंद्रमोहन जी? मैंने कहा माननीय मंत्री बनाया गया। अरे माननीय मंत्री, अब आपकी बात बोलोगे मैं सुन रहा था आपकी बात। अंसारी जी, अरे अपनी उम्र का भी तो ख्याल रखिए अविनाश जी, आप सुन तो आपकी क्या घट रही है? आप बचकाना क्या कर रहे हैं? अगर आपकी उम्र घट रही है तो आप इसलिए मैं बोल दूं तब बोल लीजिएगा। गोदी में बैठ के फेरे खाइए, आप मम्मी के गोदी में बैठ के फेरे खाइए। आप चमचा होता है उसको दर्द होता है। आपको व्यक्ति का पहचान नहीं है, आपको कोई विषय का ज्ञान नहीं है। आप मजबूरी आपको दर्द होना लाजमी है, लेकिन आप बीच में मत बोलिए, पॉपकॉर्न की तरह मत उछलिए। अरे वो बाद में भी आपके नंबर बन चुके हैं वहाँ भाजपा के अंदर की, आप उनके फेवर में बोलते हैं। उनका प्रवक्ता नहीं बोलता, आप बोल रहे हैं उनके फेवर में। ठीक है, मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात पूरी होने आप दीजिए। जल्दी से कंप्लीट करिए। तो विरोधाभास इस डिबेट में ये हो गया कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस चीज के लिए कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का ध्यान नहीं रखती, और मैंने अपने वक्तव्य में ये कहा कि कांग्रेस 145 करोड़ जनमानस का ध्यान रखती है, और 145 करोड़ जनमानस। अरे तो जो रशीदी जी कह रहे हैं शर्मा जी, उसका जवाब दीजिए ना। वो तो साफ तौर से कह रहे हैं कि कांग्रेस थी तो हमने भरोसा किया, उस समय क्यों नहीं आप लोगों ने ध्यान रखा। वो तो कह रहे हैं कि जो बच्चे थे जो मर्डर करते गए उनको छुड़ाने का काम नहीं किया गया, छुड़ाया गया। वो एक के बाद दो के बाद तीन, यानी उनको पीछे धकेलने का काम कांग्रेस पार्टी पर लगाया जा रहा है। रशीदी जी तो साफ तौर से कह रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं चुना गया तो वो अपना जानते कि अब किसको अपना वोट जाना है, वो तो डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं। केरलम का आंकड़ा आपको दिया कि हमारे कितने विधायक मुस्लिम, कितने ईसाई, कितने मुसलमान और कितने अदर जीत के आए। क्या भाजपा किसी स्टेट का आंकड़ा दे सकती है? नहीं दे सकती, क्योंकि भाजपा के लिए कबीर साहब का एक दुआ बहुत फिट बैठता है जो अविनाश जी को सुनना चाहिए। कबीर को अविनाश जी सुन लीजिए, व्यक्ति को प्रवक्ता लिख दीजिए कर इनके पीछे। अविनाश जी को बहुत शौक है इस बात का। अरे अविनाश जी, आप अप्रोच लगा देंगे, मैं कह दूंगा किसी को, आपको लिख देंगे नीचे भाजपा के प्रवक्ता। आप खामेगा राजनीतिक विषय से लिखवाते हैं अपने नीचे। अरे बोलने तो दीजिए। कबीर जी के एक दुआ है, कबीर कुआं एक पानी भरे अनेक। कबीर कहते हैं कि कबीर कुआं एक पानी भरे अनेक, भांडे ही में भेद है। ये मुझे इनके बाद भांडे बोलने ही का में मौका भेद दीजिएगा, है। भले 1 मिनट ही दीजिए, 30 सेकंड दीजिए, मुझे मौका दीजिए। कौन सा ठीक है। देश की सत्ता? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। और उसके मन में ही भेद है, और उसको अपनी वोटों को लेने के लिए कहीं दुर्विकन का कीचड़ पैदा करना है, और उस कीचड़ में कमल खिलाना है। और कमल खिलाने का उनका कोई भी दायित्व किसी भी तरह से पूर्वोत्तर के अंदर तो चल जाता है, क्योंकि उनके प्रवक्ता पूर्वोत्तर की गौ माता को गौ माता कहते हैं। बोलिए रत्नाकर जी, बोलिए। जानबूझकर कांग्रेस को मुस्लिम लीग बताकर हिंदू ध्रुवीकरण करने का आरोप आप पर लग रहा है। कलम कह तो बात। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, और देश की जनता भी जानती है कि कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की राजनीति में, मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति में किस कदर घिरी हुई है कि इन्होंने हिंदुओं के वोट, जो ओबीसी के वोट हैं, उनको काट करके और जो है 4% आरक्षण धर्म के आधार पे कर्नाटक में देने की कोशिश की, और तेलंगाना में तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि 12% जो है हम आरक्षण जो है धर्म के आधार पे मुसलमानों को देंगे। संवैधानिक धज्जियां उड़ाने का काम कांग्रेस ने किया। और ये कांग्रेस किस मुंह से आज कह रही है? ये कांग्रेस वही है नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में 53 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। 1986 में जो साहबानों वाला केस था, आपको याद होगा, साहबानों वाला केस को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम इसी राजीव गांधी की कांग्रेस की सरकार ने जिन्होंने किया बच्चों था। को मारा, उन्हीं को आपकी पार्टी के लोगों ने हाथ डाल के सम्मान किया। निर्लज्जता की भी कोई हद होती है। कांग्रेस पार्टी का चेहरा, चाल चेहरा और चरित्र है। ये मुसलमानों को रिझाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, चाहे वो असंवैधानिक ही क्यों ना हो। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए आशीष, जल्दी से सर, जल्दी आज देश की जनता इस इनके तुष्टीकरण की राजनीति को समझ चुकी है, और जहां जहां इन्होंने तुष्टीकरण की, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की है, वहां पे हिंदू वोट लामबंद हुए हैं।
मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बड़ी बात कहना चाहता हूँ। हाँ। वहां हिंदू वोट लामबंद हुए हैं, जहां जहां पे कांग्रेस और टीएमसी जैसे लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे। और 2027 में अखिलेश यादव के खिलाफ भी उसी तरह से हिंदू वोट लामबंद होगा, क्योंकि हिंदू जनता समझ चुकी है। ठीक है, आशीष भाई, अब मैं जवाब दूंगा। ठीक है। हाजी नाजिम साहब कुछ कह रहे हैं, फिर रशीदी जी का रुख रत्नाकर करना भाई चाहता अब हूं। सुन लीजिए भाई, अभी आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि मुसलमानों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। अभी आपने कहा भाई, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपने राज्य के हर आवाम को उस योजना का लाभ पहुंचाने की। अब सुन लीजिए दूसरी बात, अभी मौलाना आप ये बताइए, आप यूसीसी का समर्थन करेंगे? आप सबकी समानता की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसका समर्थन करेंगे? आप बताइए। 50 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 341 को बैन कर दिया था, उसके बारे में चर्चा होगी, यानी कि हिंदू समाज का नहीं है तो उसको आरक्षण, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। इसका समर्थन आप करिए। आप में मद्दा है, आप में हिम्मत है। अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहाँ पे आप लोग। आपको अधिकार चाहिए तो संविधान की दुहाई देने लगते हैं, और वही सरकारी जमीनों को जब कब्जा करके मस्जिद बनाते हैं तो आप लोग विरोध करने का काम करते हैं। यह तालीम हासिल करे, देश के जो मुख्य धारा से जोड़ने की बात होती है, उससे जुड़े मुस्लिम समाज देश को आगे ले जाए। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं कि हमें वोट ना भी मिले, हम टिकट नहीं देते। लेकिन आपने यहाँ पे झूठ बोल दिया। मेरे मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी से हाजी नाजिम खान पे इंतहा मोहब्बत करता है, और वो कहते थे कि मुझे देश के अंदर मुस्लिम समाज की वोट मिले। पश्चिम बंगाल में दिखा दिया उन्होंने कि किस तरह से हम जो है एकजुट होकर के और तृणमूल कांग्रेस को सबक सिखा दिए थे। ठीक है, ठीक है। डिप्टी सीएम आपने मुस्लिम चेहरा बनाया। ठीक है, एक ही मांग है, सबकी एक ही मांग है। रशीदी जी हो, हाजी नाजिम साहब हो, एक ही चीज कह रहे हैं कि भाई साहब, मुस्लिम हमारे जो मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, अब बड़े चेहरे के तौर पर आना चाहिए। रशीदी साहब, एक छोटा सा सवाल है, कट टू कट जवाब दीजिएगा कि क्या अब मुस्लिमों को आत्ममंथन की जरूरत पड़ चुकी है? आत्ममंथन करना चाहिए? नहीं, मुसलमान तो आत्ममंथन कर चुका है, करना नहीं चाहिए, कर चुका है। अब मुसलमान जाग गया है। मुसलमान को इस बात का एहसास हो गया है कि 65 साल तक इन पार्टियों ने हमें जाहिल रखा, अनपढ़ रखा, तालीम से दूर रखा। अब हमें एजुकेशन की तरफ जाना है। अगर हम एजुकेशन की तरफ जाएंगे तभी हमारा उत्थान हो सकता है, ये समझ गया मुसलमान। अब हम पहले तो ये हमें वोट बैंक समझकर हमसे वोट लेते थे, अब हम इनसे सौदेबाजी करके वोट देंगे अगर देंगे तो। नहीं तो हमारे लिए क्या भारतीय जनता पार्टी अछूत थोड़ा ही है? भारतीय जनता पार्टी भी संवैधानिक पार्टी है, एक वो गैर संवैधानिक पार्टी तो है नहीं। बल्कि मैं तो तमाम मुसलमानों से ये कहता हूं कि खुलकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करो, खुलकर वोट दो भारतीय जनता पार्टी को, ताकि हम मोदी जी से ये कह सकें कि साहब हमारे लिए ये काम करो, हमारे लिए ये काम करो। जब तक हम खुलकर वोट नहीं करेंगे, जब तक हम किस मुंह से कहें कि भाई हमारे लिए फला काम करो। ठीक है गौतम साहब, ये भारतीय जनता पार्टी को सामने इंतहा कर दिया आपने तो। भाई रशीदी जी ने तो इंतहा कर दी भाई। अब भाई क्या करे, भारतीय जनता पार्टी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर बना दिया आपके लिए। 4000 करोड़ का बजट उसका ले आए हैं। आज देखो यूपी के अंदर 300 योजनाएं मुसलमानों के लिए चल रही है। अगर बच्ची ग्रेजुएट कर ले तो 50,000, ग्रेजुएट बच्चे की शादी हो तो इतने 300 के आसपास छोटी बड़ी योजनाएं मुसलमानों के वेलफेयर के लिए चल रही है। मोदी जी खुलेआम जा रहे हैं मस्जिदों के अंदर, गले मिल रहे हैं शेखों से। इतना तो वो दिल जीत रहे हैं आप लोगों का। इंतहा कर रहे हो भाई, आप तो जुल्म कर रहे हो। आप तो भाई, आप पढ़े लिखे आदमी हो, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मुसलमान के लिए कोई योजना बने? मैं आपको मैं माइनॉरिटी में आता है, रशीदी भाई, सिर्फ मुसलमान के लिए कोई योजना नहीं हो। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। आप देखो यूपी के अंदर अगर मुस्लिम लड़की ग्रेजुएशन कर लेती है तो उसके लिए अलग से, हिंदू लड़की ग्रेजुएशन करती है उसके लिए स्कॉलरशिप नहीं है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, वो माइनॉरिटी के नाम पे है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो। माइनॉरिटी तो कह रहा हूँ मैं। ये बात माइनॉरिटी का मतलब क्या है? माइनॉरिटी का मतलब तो मुसलमान ही है। बौद्ध है और जो जैन है वो तो क्लेम करते नहीं इन चीजों का। मुसलमान अब भाजपा जो है, भाजपा ने इतना बड़ा दिल दिखा दिया आपके लिए, भाजपा ने इतना बड़ा दिल दिखा दिया। वो तो कह ही रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पार्टी है। इन लोगों ने बातचीत नहीं की। अब वो तो खुद कह रहे हैं, मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि भाई साहब आप बीजेपी के साथ चलो। वो तो कह रहे हैं, वो कहां डिनाई कर रहे हैं इस चीज को? सर गौतम जी,
लेकिन यहां समझने वाली बात यह है अविनाश जी कि अब जो कांग्रेस सेकुलर पार्टी बनते हुए चल रही थी उस पर यह बड़ा आरोप लगा है और डिफेंड करने की जरूरत है। और रशीदी साहब भी कह रहे हैं कि मुसलमान अब समझ चुका है कि भाई साहब वहां नहीं जाना है, बर्बाद हो चुके हैं हम। उनके पास विकल्प क्या क्या है वो भी समझना चाह रहा हूं और यह भी समझना चाह रहा हूं कि क्या एंटनी वाली रिपोर्ट को अगर ये लोग देख लेते तो उससे फर्क पड़ जाता। मेरे समझ से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे समझ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेकुलर होना और मुसलमान की पार्टी दिखना ये दो अलग अलग चीज है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अगर सेकुलर का मुझे हिंदी रूपांतर बता दे तो मैं इनको मान जाऊंगा। सेकुलर हिंदुस्तानी वर्ड है ही नहीं। मुसलमान की दिक्कत हिंदुस्तान नहीं है, मुसलमान की दिक्कत है उसकी सोच। अगर मुसलमान की सोच में गजवाए हिंद है, अगर मुसलमान की सोच में यह है कि ये मेरा देश है ही नहीं, मैं तो यूएई से जुड़ा हूं, तो नुमाइंदगी भारत के पार्लियामेंट में क्यों होनी चाहिए? नंबर एक। नंबर दो, आज जो डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं या मंत्री बनने की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुसलमान था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भाजपा ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुसलमान बनाया। क्या मुसलमान ने वोट दिया भाजपा को? क्या मुसलमान ने वोट दिया भाजपा को? जहां तक माइनॉरिटी, एक मिनट बीच में नहीं बोलिए, जहां तक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की बात है और उनके योजनाओं की बात है, अगर योजनाओं सबके लिए है तो माइनॉरिटी की जब बात होती है तो मुसलमान माइनॉरिटी में बाकियों को क्यों नहीं जोड़ता है? बाकियों की नुमाइंदगी को माइनॉरिटी क्यों नहीं माना जाता है? मुसलमान जब भी माइनॉरिटी की बात करता है सिर्फ और सिर्फ अपनी बात क्यों करता है? और जब योजना की बात आती है तब कहता है ये तो मुसलमानों की नहीं, ये तो माइनॉरिटी की है। अगर माइनॉरिटी का योजना है जो सब में बंटता है तो सारे माइनॉरिटी को अपनी नुमाइंदगी क्यों नहीं मानते? जवाब दीजिए। सुनिए, एक तो आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ है गजवा हिंद का। यहाँ दो आपके भर दूं, आपके भर दूं, आपके सारे छेदों में भर दूं, आपके सारे छेद में भर दूं। मैं डिंपल यादव नहीं हूं, मैं डिंपल यादव नहीं हूं, मैं डिंपल नहीं हूं, मेरे गाल पे डिंपल नहीं पड़ते हैं, मैं डिंपल नहीं हूं। मैं भर दूंगा गोबर, मैं कायदे से गोबर भर दूंगा। आपकी तो मानसिकता खराब है, परवरिश भी खराब है, मानसिकता भी खराब है, दोनों खराब है आपकी। मानसिकता भी खराब है, परवरिश भी खराब है। बैठकर सीधी बातें भाई, क्या गजवाए हिंद गजवाए हिंद गजवाए हिंद लगा रखा है? मुसलमान गजवाए हिंद बोलता नहीं, तुम्हें बोलना पड़ गया गजवाए हिंद। तुम्हें गोबर के मुंह और गोबर से आगे नहीं निकलना क्या? जब मैं बात कह रहा हूँ, मैं अजय गौतम का जवाब दिया कि मुसलमान के नाम पर बात न करो। पीछे जो झंडा है वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का झंडा लग रहा है। आपका जो पीछे जो झंडा लग रहा है किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का झंडा है। नहीं ठीक है, अब मैं शर्मा जी का रुख करता हूं। मैं समय के हिसाब से मैं चल रहा हूं अपने हिसाब से। शर्मा जी, आरोप तो आप पर ही लग रहा है ना, शुरू से आप रहे, अंत अभी तक आप थे। अगर आप लोग जिन पर भरोसा भी कर गए उन्होंने भी आपको दरकिनार कर दिया और सबसे लीस्ट पार्टी में रखते हैं, मतलब विकल्पों में भी अगर जाए, रशीदी जी की बातों को अगर मैं ध्यान में रखूं भी तो उनके पास विकल्प में सबसे लीस्ट पर आ रहे हैं आप, और ऊपर टीएमसी, और टीएमसी के बाद से बाकी जो मुस्लिमों को लेकर अपने आप को चौड़े होकर चलते हैं कि हम उनकी बात करते हैं, कहते हैं, उनके लिए चीजें रखते हैं। कहां स्टैंड कर रही कांग्रेस? मंथन की जरूरत है या नहीं? मैं एक बात का साधुवाद देता हूं आपके चैनल को और आपको कि आज ने आपने एक टॉपिक रखा और आपके सारे व्यूज में चाहे जितनी भी आपकी टीआरपी रही होगी, आज देश का सच और भाजपा का सच आपके हम सब के लोगों में उजागर हो गया कि क्या सोच है। अगर एक व्यक्ति एक मजहब का भाजपा के लिए बोले तो दूसरा व्यक्ति देश के नागरिक को कहां अपमानित करता है, ये आपके चैनल से देश ने देखा। उस देश को देखा जिस देश में सब लोगों ने मिलकर एक अंग्रेजी हुकूमत को उठाकर देश को तिरंगे के ऊपर लाया, और उसी के अंदर अविनाश जी जैसे आदमी जो कभी चंद छोटी सी उम्र में रहा करते होंगे उस आजादी के हकदार रहेंगे, और आज उनकी विदेश की धरती से अपने देश का अपमान करते हैं। अमेरिका में जाके कहते हैं कि हमारे यहाँ आओ, जर्मनी में जाके कहते हैं हमारे यहाँ आओ, अमेरिका में जाके कहते हैं डेमोक्रेसी खत्म हो गया, इंग्लैंड में जाके डेमोक्रेसी खत्म हो गया। देश का अपमान करते हैं, धरती पे जा करके अपने देश का अपमान करते हैं। ऊपर राजनीतिक विशेषज्ञ लिखना चाहिए ना, वो किसी पार्टी का समर्थक होना चाहिए। सबका इस देश के अंदर हर मजहब का अधिकार है, इस देश के अंदर रहने वाले हर नागरिक धरती का अपमान करने वाला संविधान का हकदार है। आपके टूल किट का पाठ है, धरती को अपमान करने वाला प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन पाठ है। अविनाश जी जैसे ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे छुपकर कट्टरवादिता की
ऐसी नीति पैदा कर रहे हैं जो देश के अंदर उन वर्गों के लिए घातक है, जो देश के अंदर आज ऐसा पैदा कर देंगे कि एक निम्न वर्ग का व्यक्ति अगर बारात में जाता है तो उसको घोड़े से उतार देते हैं, अगर एक व्यक्ति जा रहा था तो उसके सर पे मुंह देते हैं। धिक्कार आपकी पार्टी को, ठीक है। और धिक्कार आप जैसे आप लोगों को। ठीक है रत्नाकर जी, अंकिता भंडारी के ठीक है, इसके बाद हाजी नाजिम करूंगा मैं। रत्नाकर जी, ये भी तो बात सही है ना कि जो आरोप लग रहे हैं उसको डिफेंड करिए। ये जो कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग है उसको लेकर जो बातें निकल कर सामने है, एनडीए में पहले मुस्लिम दलों से गठबंधन क्यों हुए, इसको लेकर चीजें आ रही हैं। साथ ही साथ हिंदुत्व की राजनीति में देश में धार्मिक विभाजन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये सारे आरोप सब कुछ आप पर है। देखिए आशीष जी, एक बात मैं कहूंगा कि बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते कि इस देश में मुसलमानों की भी सहभागिता है, और अगर 2047 में भी तो रशीदी साहब क्यों कह रहे हैं कि पीछे रह गए? मर्डर करते हुए वो पीछे रह गए, उनको संभालने का, उनके लिए बात करने की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाई जा रही है? क्यों नहीं? मेरी पूरी बात जाने दीजिएगा, मेरी पूरी बात जाने दीजिएगा, जल्दी से, पूरी बात जाने समय के हिसाब से। ठीक है सर जी। 2047 में अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसमें हर व्यक्ति, हर समाज के लोगों की सहभागिता है, जिसमें मुस्लिम समाज भी आता है। और आज हम कहीं पे भी अगर कोई विकास पसंद मुसलमान है, अगर राष्ट्रवादी मुसलमान है, अगर हमारी नीतियों से, अगर हमारे विजन से वो सहमत है, हमारे साथ आना चाहता है, तो निश्चित रूप से हम उसको साथ लेकर चलेंगे, और साथ लेकर चले भी हैं। रत्नाकर भाई, ये हमने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की है, हमने हमेशा विकास की राजनीति की है। भाई साहब सुन लो यार, अरे सुन लो, आप सुन लो मेरी बात, आप बोलने दो। ये मैं ऐसे डिबेट नहीं करता भाई, मैं ऐसे डिबेट करता नहीं। मैं क्या है ना, बहुत तथ्यात्मक और तार्किक बात रखता हूँ। मैं ऐसे हम लोगों को अपनी देशभक्ति प्रमाणित करने की जरूरत है क्या? हाजी नाजिम भाई जरा मेरी बात सुनिए। पूछ रहे थे अपने राष्ट्रवादी मुस्लिम का, क्या आज भी हम अपनी पांडे जी इनको या तो रोकिए, या तो मुझे बोलने दीजिए, तो इनको बोलने दीजिए। मैं ऐसे वर्सेस वाला डिबेट नहीं करता। बोलिए जल्दी से बोलिए जी। देखिए मैं यही कह रहा था, मेरी पूरी बात जाने दीजिएगा, बीच में वर्सेस लगा दिया, वो बोलना शुरू कर दिया। सर अगर उनको अपनी बात लग रहा है कि ऊपर कोई सवाल उठ रहा है या उनके समुदाय से रिलेटेड कोई सवाल उठ रहा है तो अपना पक्ष रखेंगे सर। बोलिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। चलिए बोलिए जी। देखिए मैं यही कह रहा था कि अगर कोई विकास पसंद मुसलमान है, अगर कोई राष्ट्रवादी मुसलमान है, वो हमारे साथ आएगा, मोदी जी के विजन के साथ आएगा, तो उसका स्वागत है और हम करते भी हैं। लेकिन हमने तुष्टीकरण की राजनीति कभी नहीं की। लेकिन कांग्रेस जो है वो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जिससे कि मुसलमान जो है वोटर उनके साथ जुड़े। ये कैसे तय होगा रत्नाकर जी कि ये मुसलमान राष्ट्रवादी है और ये मुसलमान नहीं है? यही राहुल गांधी, यही सोनिया गांधी है या कुरानवादी की राजनीति में अभी तक रामलला के दर्शन करने तक नहीं गए। ये बता दें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं गए भाई रामलला के दर्शन करने? 500 साल बाद करने वाली पार्टी के प्रवक्ता जो है ये गौतम साहब, ये जो रत्नाकर जी कह रहे हैं कि ये राष्ट्रवादी मुसलमान है और ये राष्ट्रवादी मुसलमान नहीं, ये कैसे डिफाइन होगा? ये कौन डिसाइड करेगा और कैसे डिसाइड होगा? भाई देखिए, अब देखिए भाई, जैसे मैं मानता हूँ कि दो तरीके के मुसलमान, एक राष्ट्रवादी है और एक कुरानवादी है। अब जो कुरानवादी व्यक्ति होता है वो राष्ट्रवादी नहीं होता कभी भी, क्योंकि उसके लिए कुरान पहले होती है। और जो राष्ट्रवादी होता है उसको भाई आप देखिए, आप राष्ट्रवादी हो या कुरानवादी हो, बताओ। अभी आपने पहले ओपिनियन में क्या कहा था? आपने अकबर महान की बात करी थी। अकबर महान किसने बनाया भाई? अलोपनिषद पढ़िए, भाई राष्ट्रवादी हो या कुरानवादी हो, इतना किसने करा? अरे भाई आप लोगों को यही तो पता नहीं होता। अरे ये बता दो, राष्ट्रवादी हो या कुरानवादी हो। अकबर जैसे लुटेरे को 50 साल तक, 60 साल तक ये बताया गया कि ये बड़ा महान था, जिसने हिंदुओं की सबसे नृशंस हत्या करी, हिंदुओं की लड़कियों का बलात्कार करने वाले एक लुटेरे, चोर, उचक्के। लेकिन कम भगत, ये हमारे पास वो विक्टिम कार्ड नहीं है जो लोग ये खेलने की कोशिश करते हैं। हमारे से हमारी देशभक्ति पूछना चाहते हैं और कहते हैं कि बताइए राष्ट्रवादी मुस्लिम, ये किस तरीके का तर्क आप लोगों को? या कुरानवादी हो, गुस्से की बात नहीं, गुस्से की बात नहीं, क्या पानी के अंदर देखे, राष्ट्रवादी हो या कुरानवादी, काले पानी की सजा राष्ट्र में पूरी तरीके से रहे। और सुन लीजिए, हमारे उलेमाओं को देख लीजिए, 1800
राष्ट्र पहले या कुरान पहले? मेरठ से दिल्ली तक राष्ट्रवादी पेड़ों हो या पे लटके हुए कुरानवादी? नजर आए थे। बता तो दो भाई, ये बता तो हमारी दो। शहादत है, जिन्होंने बता हमारे तो दो। बुजुर्गों ने मुल्क आजाद इसलिए कराए थे ताकि जनाजे हम में सब जाके मिलकर जब एक साथ नमाज रहे। जनाजा आप पढ़ रहे थे, उस वक्त राष्ट्र ध्यान नहीं आया था क्या? ठीक है, बंद कर दीजिए। नहीं, उस वक्त देखो, राष्ट्र ध्यान नहीं ठीक आया है। था। ठीक है, रशीदी जी का रुख करूंगा। रशीदी जी कंप्लीट करेगा। एक सवाल भी मेरा ले लीजिए। अब नहीं लगता कि मुस्लिम नेतृत्व देश में ध्रुवीकरण रोकने में विफल रहा? यह भी तो सवाल आएगा ना। अगर नेतृत्व कर रहे हैं, अगर कोई बड़ा चेहरा अगर खुलकर बात कर रहा है, तो वो उस नेतृत्व की भी तो जिम्मेदारी है। नहीं, मैं पहले अजय गौतम भाई का जवाब दे दूं। देखिए, जो सच्चा कुरानवादी है ना, वही राष्ट्रवादी हो सकता है अजय भाई, ये समझ लीजिएगा आप बात। बेहतरीन। अगर आपने कुरान ना पढ़ा हो तो पढ़ लीजिए, हिंदी अनुवाद भी है उसका, मैं भेज दूंगा आपको। जो सच्चा कुरानवादी है वही राष्ट्रवादी है, क्योंकि कुरान नहीं कहता कि बम लेकर फट जाओ, कुरान नहीं कहता बेगुनाहों की मौत का सबब बन जाओ, कुरान नहीं कहता आतंक के नाम पर जिहाद को बदनाम करो, कुरान नहीं कहता इन बातों को। ये कुरान से अलग की बात है। राशिद भाई, ये कौन लोग हैं? ये कुरान जो को कर रहा है हम बदनाम उसको कौन मानते कर नहीं रहे ना हैं भाई। हमने कंडम किया उसको 2012 में, बाकायदा फतवा दिया था रामलीला मैदान से कि ये आतंकवाद है, जिहाद नहीं है। हमने बाकायदा कंडम किया था उसको। दूसरी बात भाई, आप जैसे पढ़े लिखे तो कम है ना, आप आशीष जैसे भाई, जो आलिम आपने- कम है रशीदी जी। अरे आप जैसे आईएसआई के आलिम साथ तो कम आप है। भी पकड़े जा रहे हो। आईएसआई के साथ अभी 11 लोग पकड़े गए, हिंदू, सारे हिंदू थे। और मैं ये NSA कह ने रहा क्या हूँ, कहा था कि 80% सिर्फ 20% मुसलमान हैं। 1947 के बाद जो आईएसआई के साथ पकड़े गए उनमें सिर्फ 20% मुसलमान, 80% हिंदू है। उस बात को भी ध्यान कर लो। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हिंदू मुसलमान पर। सुनिए अब बात। आशीष भाई, आपने एक सवाल किया कि साहब ये क्या कयादत का भी मसला है क्या? कांग्रेस की जो कयादत है ना, जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, ये कंफ्यूजन का शिकार है। आज तक राहुल गांधी को ना तो कांग्रेस के सारे नेताओं में एक्सेप्टेंस मिली, ना अवाम में एक्सेप्टेंस मिली। ये बिल्कुल मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ। शर्मा जी को बुरा लग जाएगा। जब तक किसी भी नेता को 100% एक्सेप्टेंस उसकी पार्टी में या अवाम में न मिले, उस नेता को आगे बढ़ने का चांस नहीं मिल सकता। दूसरी बात, कांग्रेस का जो ऊपर से लेकर बूथ लेवल तक का सिस्टम है वो इतना कमजोर है कि हर आदमी अपनी बात चलाता है और अपनी ही पार्टी के हर आदमी को हराने के लिए खुद ये लोग खड़े हो जाते हैं अगर इनको टिकट ना मिले। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में यह है कि अगर टिकट भी कट गया तो वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए दिलो जान से लगता है। शर्मा जी लेकिन मुस्कुरा रहे कांग्रेस में हैं ऐसा सर, नहीं वो है। यही ताज्जुब ये कर बहुत रहे हैं सारी कि बातें बीजेपी की हैं तरफ कैसे सारा रुक जा जिसको रहा मेरे है। चंद्रमोहन भाई भी एक्सेप्ट करेंगे। और मेरे कई सारे, मैं अब तक कांग्रेस को ही बोलता रहा, कांग्रेस को गाता रहा, कांग्रेस के लिए हम लड़ते रहे, मरते रहे। लेकिन हमने जब देखा कि दुर्दशा बुरी है और हालात अच्छे नहीं है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां गंवा दी कांग्रेस में। अभी दिल्ली के अंदर एक नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा, उस बेचारे की उम्र 60 साल के करीब आ गई। अब वो दिल्ली के अंदर जाके महासचिव बना है बेचारा, महासचिव बना है। सिर्फ उसको टिकट मिलना, उसको कहीं एक्सेप्टेंस मिलना, पार्टी में अच्छा ओहदा मिलना है तो बहुत शर्मा जी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, मैं राशिद भाई की इस बात की तो तारीफ करता हूं कि जैसे फुटबॉल एक गोल से दूसरे गोल तक धनाधन छुड़कती रहती है लेकिन गोल में ही लगती है। राशिद भाई को अपना गोल नहीं पता है कि उनका गोल भाजपा या कांग्रेस है, लेकिन वो लगातार कांग्रेस और भाजपा की फुटबॉल बन के इधर उधर गोल में घूमते जा रहे हैं। राशिद भाई, कांग्रेस की पृष्ठभूमि जो कल थी वो आज है, वो आज तक बदली नहीं है। हमने भले सत्ता में ना रहो, मेरे नेता राहुल गांधी को अगर हार का सामना भी करना पड़ा, अगर हम हार के सामना भी कर रहे हैं तो भी हम देश के नागरिकों की तरह, अगर हम कांग्रेसी होकर और देश के नागरिक होकर भारतीय जनता पार्टी की बातों के साथ हमें अपमानित करा जाता है, हम तब भी आपकी बात रखते हैं। तो हम देश की उस बनावट को सजाना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं रखते हैं। कौन सी बात रख रहे हैं आप? नहीं, हम मेरी बात और मेरी पार्टी की बात देश के नागरिक की है। चंद्रमोहन भाई, एक सवाल कर लेता हूं। किसी मजहब की नहीं है। चंद्रमोहन भाई, एक सवाल जल्दी से एक सवाल सुन लो, उसका भी जवाब दे देना। चंद्रमोहन भाई, एक सवाल सुन लो। क्या वजह है कि राहुल गांधी जी मुस्लिम बस्तियों में वोट मांगने नहीं जाते? स्टेज पर कोई मुस्लिम चेहरा नहीं होता, क्या वजह है इसकी? जल्दी से, कुछ तो वजह होगी। ठीक है। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राहुल गांधी जी मंदिर नहीं जाते।
और आप कहते हो कि मुस्लिम नहीं जाते। ये बात तो सही है अविनाश जी, ये बात तो सही है। राहुल गांधी कहाँ मंदिर जाते हैं? राहुल गांधी अयोध्या कहाँ गए? मदद की जिम्मेवारी है वो देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जब देश के अंदर हो उसके नागरिक की हिफाजत करना, उसकी इबादत होनी चाहिए, उसकी जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, सभी को सामने लाएगा। लास्ट 30 सेकंड में सबसे रिएक्शन चाहता हूं। अविनाश जी जल्दी से। मुसलमान का क्या दोष है? तो नहीं गए, ये तो गलती किए ही किए। अलबत्ता कह रहे हैं कि वहां पे जो जाने वाले लोग थे वो वहां डांस ड्रामा कर रहे थे, वहां पे कथक हो रहा था, डांस हो रहा था, और ऐसे ऐसे लोगों का नाम ले लिया जो वहां गए ही नहीं थे। नंबर एक। मैं अभी एक मिनट सर समय कम है, सबके पास लास्ट रिएक्शन लेना है, क्लोजिंग कमेंट्स लेना है। नाजिम साहब जल्दी से। हाँ देखिए आशीष भाई, देखिए नेतृत्व की कमी है। नहीं देखिए, मैं ये कहता हूं मुस्लिम समाज की तो हर पार्टियों को वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज को हिस्सेदारी नहीं देते। मुसलमानों से कब तक दरी बिछवाएंगे भाई? अब आज वक्त है मुसलमानों को राजनीति के उसमें अच्छे पायदान पे लाने की, ताकि देश के मुख्य धारा से जुड़े, देश को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। गौतम जी जल्दी से। भाई देखिए, मुसलमान निश्चित तौर पे इस देश में अहम भूमिका रखता है, लेकिन जब तक ये बम बन के फटते रहेंगे ना तब तक थोड़ा सा विश्वास कम रहेगा। बाकी तो देखो मुसलमान इस देश का हिस्सा है, तो कोई वो नहीं, लेकिन ये बम बन के जब तक फटते रहेंगे, कभी लाल किले पे, कभी कश्मीर में, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, थोड़ा सा दिक्कत होती है ना, थोड़ा सा दिक्कत होती है। रत्नाकर सिंह जी, नेतृत्व की कमी है, ठीक है। आप कांग्रेस पर भरोसा जताया, नहीं मिला। कांग्रेस अपनी इंटरनल रिपोर्ट को भी नहीं मान रही है, लेकिन मुस्लिमों के बड़े चेहरे पर अगर बात की जाए, नेतृत्व को लेकर बात की जाए, जो रशीदी जी से मैंने पूछा था, उसकी कमी है और उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की है, और आज उनके पुराने सहयोगी ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये मुस्लिम लीग की पार्टी बन चुकी है। निश्चित रूप से जिस तरह से धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम ये लोग करते हैं, निश्चित रूप से जिस तरह से 1986 में साहबानो केस को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम राजीव गांधी की सरकार ने किया, ये साफ दर्शाता है ये सारी चीजें। और अभी पश्चिम बंगाल का ही उदाहरण ले लीजिए, सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी मुसलमानों को टिकट देने का काम की है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज अगर देख लीजिए, असम में भी उनके 19 में से 18 जो है वो एमएलए मुसलमान है। तो ये सारी परिस्थितियां अपने आप में दर्शाती हैं कि आप एक विशेष समुदाय के लिए समय बस इतने की इजाजत देता हूं। सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुसलमान के भरोसे कांग्रेस नजर जरूर आई थी, लेकिन अभी जैसा कि रशीदी साहब ने भी और हाजी नाजिम साहब ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो जिन पर भरोसा जताया उन्होंने धोखा देने का काम किया, इसलिए विकल्प खुले हैं और विकल्प के जगह का अगर देखा जाए उसके परिणाम स्वरूप देखने को मिलना, चाहे पश्चिम बंगाल की बात की जाए, चाहे दूसरे अदर स्टेट्स की बात की जाए। फिलहाल रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।